2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं और उनको कोई नहीं। ठीक है, अगर नहीं हुए तो फिर से हम आपको यहीं पे बैठा के आपसे पूछेंगे, आपने बोला था। अरे हम राजनीति छोड़ेंगे, नहीं होंगे। और बताइए, तो जनता इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? मेरा सवाल आपसे ये जनता है कि ऐसी गुमराह होती कैसे? नहीं, जनता गुमराह करती कौन है? उत्तर प्रदेश और देश में जो मीडिया है। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी अपने चुनाव के समय दोपहर 12 बजे तक पीछे चल रहे हैं। किसी एक चैनल पर मुझे दिखाया कि नरेंद्र मोदी जी पीछे। आप राशन किसको दे रहे हैं? आप राशन उसको दे रहे हैं जो हैंड टू माउथ है, जो खा नहीं सकता, जिसके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं, उसको आप राशन देने की व्यवस्था कर रहे हैं। 22 करोड़ की आबादी में 18 करोड़ लोग जो खाए बिना नहीं रह सकते, तो सोचिए रोजगार कहाँ उत्तर प्रदेश में। अब आप सोचिए कि सरकार की गुंडई है कि सरकार कह रही है कि आप सरकारी नौकरी छोड़ के प्राइवेट नौकरी उनकी करो। नौकरी करेगा तो कहेगा हमको पेंशन चाहिए, हमको ये चाहिए, उसको 5 किलो अनाज देकर उसको चुप करा दे रहे हैं। अब मेट्रो यहाँ पर किसने बनाई हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सिलापट लगवाया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किसने बनवाया? पुराने कामों में अपना फीता काटने का काम किया। मदरसों के आधुनिक शिक्षकों को 8 साल से सैलरी नहीं, 8 साल से सैलरी नहीं मिली। मैंने सदन में बोला कि आप समाजवादी पार्टी को ही क्यों चुने? आप चाहते तो बीजेपी को चुन सकते थे, कांग्रेस को चुन सकते थे। ऐसा है कि चाचा विधायक है हमारे। नमस्कार, मैं रुचि सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़7 मीडिया। आज की तारीख में आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक की राजनीतिक गलियारों में घमासान मचा है। संसद में धक्का मुक्की, जगह जगह धरना प्रदर्शन और पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप, लड़ाई झगड़ा थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस बीच मौजूद है हमारे साथ समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा जी, जो देंगे हमारे अटपटे सवालों का चटपटा जवाब। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और सर, हमारे दर्शकों को कुछ अपने बारे में बताइए। देखिए, मैं आशुतोष सिन्हा मेरा नाम है, जैसा कि आपने परिचय दिया मेरा। मैं विधान परिषद का सदस्य हूँ, एमएलसी हूँ और ग्रेजुएट एमएलसी हूँ। और जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनके वोट से हम लोग चुनाव जीतते हैं। बिल्कुल। और निर्वाचन क्षेत्र मेरा बड़ा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 8 जिले आते हैं, बनारस, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही। इन 8 जिले के ग्रेजुएट्स के वोट से हम लोग चुनाव जीतते हैं। तो मैं इस समय एमएलसी हूँ वाराणसी से, और अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से उन्होंने टिकट दिया मुझे और मैं विधान परिषद पहुंचा। तो सर, सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका राजनीति में कैसे आना हुआ? वो भी बड़ा राजनीति में मेरा आना भी सही बात है, एक एक्सीडेंटल केस ही था। एक्चुअली हम राजनीति में वैसे हमारे फैमिली में कोई चाहता भी नहीं था। एक्चुअली है क्या कि बहुत सामान्य परिवार के हम लोग हैं, हमारे यहाँ कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है जी। और हमारे पूरे परिवार में और हमारे दूर तक किसी खानदान में कोई किसी गांव का प्रधान भी नहीं है, कोई किसी वार्ड का सभासद तक नहीं है। और एक्सीडेंटल राजनीति में आना हो गया। एक्चुअली मेरे फैमिली के लोगों की इच्छा थी कि हम पढ़े लिखें और देश में कुछ आगे बढ़ के और कुछ करें, फैमिली के और सभी परिवार वाले यही सोचते हैं। जब मेरा एडमिशन हुआ, मैं हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज बनारस से मैंने पढ़ाई की है। तो एडमिशन के बाद छात्र संघ की राजनीति से मेरा जुड़ाव हुआ और मैंने वहाँ चुनाव लड़ा। तो एक चुनाव तो मतलब कि एक्सीडेंटल लड़ गए थे, तो उसका कोई मतलब नहीं था। फिर दूसरा चुनाव जब मैंने लड़ा तो बहुत कम वोट से मैं चुनाव हारा। अच्छा, हार का भी सामना करना पड़ा? हाँ, बहुत कम वोट से मैं चुनाव हारा। फिर उसके बाद जब मैंने चुनाव जीता तो अपने कॉलेज का जो मेरा इतिहास था छात्र संघ के चुनाव का, अब तक का इतिहास में जितना वोट मैंने पाया उतने वोट से कोई चुनाव नहीं जीता है आज तक जी। इतने वोट से हम छात्र संघ का चुनाव जीते। और चुनाव जीतने के बाद माननीय अखिलेश यादव जी उसमें राष्ट्रीय युवा प्रभारी थे और सांसद थे कन्नौज के। तो उनका कार्यक्रम मिला हमारे यहाँ कॉलेज पे, तो हमारे छात्र संघ का उद्घाटन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। तो अखिलेश जी ने छात्र संघ का उद्घाटन किया और उसी समय चंद्रशेखर जी की मृत्यु के बाद नीरज शेखर जी का उपचुनाव था, पहला उपचुनाव बलिया का। और हमारे यहाँ छात्र संघ का उद्घाटन करने के बाद बनारस आदरणीय अखिलेश जी को जाना था बलिया। तो हम लोग भी पीछे पीछे बलिया चले गए, उनके पीछे पीछे घूमने लगे। और जो समाजवादी छात्र सभा से मैं चुनाव जीता था, तो धीरे धीरे और जुड़ाव मेरा बढ़ता गया। और फिर पार्टी में, यूथ में
पहले मैं प्रदेश सचिव था छात्र सभा में, फिर राष्ट्रीय सचिव था समाजवादी छात्र सभा में, और कई बार मैं वहाँ कैंट विधानसभा से मैं टिकट मांगा करता था। तो विधायकी लड़ने का जी वो था। कि हम विधायकी का चुनाव लड़ेंगे, कैंट से लड़ेंगे, लेकिन लास्ट टाइम गठबंधन 17 में हो गया था तो नहीं लड़ पाए। कांग्रेस से गठबंधन था हमारा, तो टिकट नहीं मिला। उसके बाद लड़ ही रहे थे, तो फिर उसके बाद ये हुआ कि ग्रेजुएट एमएलसी का चुनाव लड़ा गया। तो स्नातक एमएलसी का मैंने चुनाव की तैयारी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिला, उन्होंने टिकट दिया। और साथ ही साथ हम जैसे एक सामान्य से कार्यकर्ता को टिकट दिया। और 8 जिले का चुनाव बहुत टफ चुनाव होता है। 8 जिले के ग्रेजुएट्स को एक साथ वोट देने के लिए हर जिले में वोटर आपको बनवाना है और साथ साथ वोट पोल कराना है। तो बड़ा बड़ा चुनाव था, टफ चुनाव था। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तन मन धन से तीनों चीज़ों से हमारा सहयोग किया और इस चुनाव में हम चुनाव जीत पाए। और क्योंकि हमारा इलेक्शन टफ इसलिए भी था कि प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र था बनारस, चंदौली महेंद्र पांडे जी उस समय सेंट्रल मिनिस्टर थे, हमारे यहाँ मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल जी सेंट्रल मिनिस्टर थी, गाजीपुर में एलजी थे मनोज सिन्हा जी जी। तो और इवन लगभग सांसद भी मोस्टली जो है बीजेपी के ही थे। और एक मतलब जौनपुर में मान लीजिए हमारे बसपा के सांसद थे, बाकी हमारे इलेक्शन के टाइम पे सारे सांसद बीजेपी के थे, ऑलमोस्ट विधायक भी ज़्यादा थे बीजेपी के। तो चुनाव टफ था, लेकिन सहयोग सबका मिला, सब लोगों ने सहयोग किया, हमारी पूरी पार्टी ने मन से सहयोग किया, लगे सब लोग, नौजवान कार्यकर्ताओं से लेके हमारे जो बुजुर्ग नेता थे सारे लोगों ने हमारा सहयोग किया। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद था तो हम चुनाव जीत गए और फिर मैं विधायक बन गया। बिल्कुल सर। सर ये पूछना चाहते हैं कि आप समाजवादी पार्टी को ही क्यों चुने? आप चाहते तो बीजेपी को चुन सकते थे, कांग्रेस को चुन सकते थे, या किसी अन्य पार्टी को भी चुन सकते थे, निर्दलीय भी हो सकता था, लेकिन आपने समाजवादी पार्टी को ही क्यों चुना? देखिए, जब मैं छात्र संघ की राजनीति कर रहा था तभी से हम लोगों ने इस चीज का हम लोगों को अनुभव हुआ और एहसास हुआ कि छात्र संघ जो होता है वो राजनीति की प्रथम पाठशाला है। मान लीजिए अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो कोचिंग आप कर सकते हैं, अगर आप डॉक्टर बनना चाहती हैं तो आप कोचिंग कर सकती हैं, मान लीजिए आप एंकरिंग करना चाहती हैं तो मास कॉम का आपने ट्रेनिंग किया हो या मान लीजिए कोई कोर्स किया होगा। लेकिन अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं, अगर राष्ट्र का नेतृत्व करना चाहते हैं, उसकी कौन सी कोचिंग है? अच्छा बताइए। उसकी मात्र एक कोचिंग छात्र संघ है। और छात्र संघों पर ताला लगाने का काम पिछले सरकारों में बीजेपी ने भी किया, बीएसपी ने भी किया। और मुझे याद अच्छे से कि जब नेताजी मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला कार्यक्रम शपथ लिया और इलाहाबाद विश्वविद्यालय गए छात्र संघ के नेताओं के कार्यक्रमों में, और वहीं से घोषणा की छात्र संघ बहाल किया जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जो 2012 में मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने भी शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में छात्र संघ चुनाव को बहाल किया। तो छात्र संघ एक ऐसी जगह है जहां से पढ़े लिखे लोग राजनीति में आगे आते हैं। आप देश में कभी भी देख लीजिएगा, जितने अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो राजनीति में आज छात्र संघ की वजह से। तो हम लोग भी अगर छात्र संघ नहीं होता और अगर आदरणीय नेताजी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने छात्र संघ को बहाल नहीं किया होता तो हम जैसे नौजवान, क्योंकि हमारे छात्र नेता ना होते, हम छात्र संघ के उपाध्यक्ष नहीं होते, तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। तो आज जहां भी हम हैं तो उसमें छात्र राजनीति का बहुत बड़ा योगदान है। और छात्र राजनीति इसलिए पनप पाई क्योंकि उसमें आदरणीय नेताजी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी हमें लगता है हर नौजवान की पहली पसंद होनी चाहिए, क्योंकि छात्र संघ की राजनीति अगर किसी को भी, अच्छा छात्र संघ को आप देखिए 2 दृष्टिकोण है जी। अब कुछ लोग कहते हैं छात्र संघ में लोग गुंडे हो जाते हैं, बदमाश हो जाते हैं। मैं वही आपसे कहने जा रही थी कि लड़ाई झगड़े गुंडागर्दी। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा था। देखिए ऐसा है ना, हर चीज के एंगल होते हैं। अब हम अगर मैंने कल माननीय मंत्री जी से भी एक सवाल के जवाब में मैंने उनसे कहा कि हमें और आपको रोग को ठीक करना है, रोगी को नहीं मार देना। अगर मान लीजिए कहीं झगड़े लड़ाई भी होते हैं, ऐसा नहीं होते, हम जानते हैं, हम लोगों के समय भी हुए कई बार। लेकिन आप राजनीति अगर किसी को सीखनी है, हमें बस आप ये बता दीजिए, किसी को जानना है कि हमें कैसे बोलना है, हमें कैसे चलना है, हमें एडमिनिस्ट्रेशन में क्या जाके करना है, तो आप बिना छात्र संघ की राजनीति नहीं कर सकते। देश के जितने बड़े लोग थे वो छात्र संघ की राजनीति से निकल के आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि छात्र राजनीति को समाप्त करना जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो इसीलिए कर रही है कि जेपी मूवमेंट हुआ, जयप्रकाश नारायण जी ने जेपी मूवमेंट चलाया, वो छात्र आंदोलन से शुरू हुआ, छात्र आंदोलन ही था, उसी से शुरू हुआ और सत्ता का तख्ता पलट हो गया।
कांग्रेस ऐसे प्रचंड बहुमत में कांग्रेस की सरकार बना करती थी, कांग्रेस की सरकार गिर गई। तो हमें लगता है बीजेपी भी को भी ये लगता है कि छात्र राजनीति फिर से शुरू हो जाएगी, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जब राजनीति में आएंगे तो प्रश्न करेंगे। वो प्रश्न क्या करेंगे? क्योंकि सदन में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े गर्व से कहा कि हम 18 करोड़ लोगों को राशन देने का काम कर रहे हैं, तो कंट्राडिक्शन कितनी बातों में। हम रोजगार भी दे रहे हैं, आप राशन किसको दे रहे हैं? आप राशन उसको दे रहे हैं जो हैंड टू माउथ है, जो खा नहीं सकता, जिसके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं, उसको आप राशन देने की व्यवस्था कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता में अगर 18 करोड़ लोग हैंड टू माउथ है, भैया आप तो यही कहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 18 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं और 22 करोड़ आपकी आबादी है पूरे प्रदेश की। 22 करोड़ की आबादी में 18 करोड़ लोग, मतलब लगभग 70% 75% से ऊपर लोगों को अगर हैंड टू माउथ है, जो खाए बिना नहीं रह सकते, तो सोचिए रोजगार कहाँ उत्तर प्रदेश में। आप 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कब कर रहे हैं? जब आपके 75% लोग हैंड टू माउथ हैं, आप रोजगार देने की स्थिति में नहीं। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये सवाल करेंगे, और ये लोग चाहते हैं इलिटरेट लोग आए राजनीति में, जो पढ़े लिखे ना हो, जिनको बहुत जानकारी ना हो। ऐसे लोग जब राजनीति में आएंगे तो जो वो बोलेंगे उनको जिंदाबाद करेंगे। और जिस रास्ते पर ले जाना चाहती भारतीय जनता पार्टी, वो रास्ता दूसरा है। नहीं, अब तो वो जमाना गया ना कि जब बिना पढ़े, मतलब पहले के लोग बिना पढ़े लिखे होते थे। अब आगे जो भी राजनीति में आएगा तो पढ़ा लिखा ही आएगा। अब कोई भी आएगा पढ़ा लिखा ही आएगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि हर एक गरीब, मतलब रिक्शा चलाने वाला भी सोचता है कि उसका बच्चा बढ़िया स्कूल में पढ़े, तो पढ़ा रहा है। मेरी बात आप नहीं समझ पा रही। देखिए, छात्र पढ़ना लिखना, और जैसे जो छात्र संघ की राजनीति करेगा ना, वो प्रश्न पूछेगा, आप गलत को गलत कहेगा। पढ़े लिखे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं होती लोगों में। आप और हम, अगर हम गलत को गलत कह पाए, सही को सही कह ले, तो आप बहुत सारी बातों को आप समझिए कि वही कह पाएगा जो बोल्डली या छात्र संघ की राजनीति से है, या फिर उसका बैकग्राउंड ऐसा रहा। क्योंकि हर आम आदमी सही को सही पूरे ऑन द फ्लोर आगे नहीं कह सकता। ऑफ द फ्लोर ऐसे कमरे में, बंद कमरे में कुछ भी बोल ले, लेकिन अगर आप उसको कह दीजिए कि 100 लोगों के सामने बहुत कोई गलत है, ये सही है, तो नहीं कह पाएगा। क्यों नहीं कह पाएगा? क्योंकि वो उसके अंदर से वो हमें ऐसा लगता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है आम आदमी के अंदर। तो इसीलिए मैंने कहा कि छात्र संघ की राजनीति बहुत आवश्यक है, और छात्र संघ की राजनीति की वजह से ही बहुत सारे आंदोलन हुए। बहुत, आप राजनीति में देखिए तो बहुत सारे जो परिवर्तन हुए वो छात्र संघ की राजनीति से हुए। इसीलिए मुझे ऐसा लगा, जो आपने कहा कि छात्र संघ के चुनाव को लेकर, तो छात्र संघ बहुत जरूरी चुनाव है। और हम समाजवादी पार्टी से भी जुड़े इसीलिए क्योंकि हम लोग भी छात्र नेता थे, और छात्र संघ की राजनीति में हमारा बहुत दखल रहा। हम लोग आज भी छात्र संघ की राजनीति में, जब तक चुनाव होते रहे तब तक हम लोगों का इंटरेस्ट रहा। लेकिन अब जब चुनाव बंद हो गए, तो अब हम, आज भी सदन चल रहा था, तो मैंने सवाल उठाया सरकार से कि छात्र संघ के चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? हमको छात्र संघ के चुनाव कराने चाहिए। लोकतंत्र की प्रक्रिया है, हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान है जी। और लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला छात्र संघ है, आप उसको बंद कर दे रहे हैं। तो इस बात को मैंने उठाने का काम इस बार भी सदन में किया, और कई बार किया, और सरकार गुमराह कर रही है, बता भी नहीं रही क्यों नहीं करा रहे। ये नहीं करे कि नहीं कराएंगे, कराएंगे, कब कराएंगे बता ही नहीं रही। देश का माहौल आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश का भी माहौल देख रहे हैं, इतना धरना प्रदर्शन, मारपीट, लोग की जान तक चली जा रही है। इस पर आपका क्या राय है? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई इशू नहीं है। उन्होंने विकास का कोई काम नहीं किया उत्तर प्रदेश में। लगातार आप देखिएगा कि कोई भी काम विकास का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया। सारे काम जो थे पुराने सरकारों के थे। अब वो शुरुआत किसी ने कर दी तो उसको अंत कर दिया, तो कह दिया हमने कर दिया। अब मेट्रो यहाँ पर किसने बनाई, हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सिलापट लगवाया अपना। तो अब इसी तरह से आप देख लीजिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किसने बनवाया भाई, किसने डिजाइन कराया, किसने सारी चीजें की, सब कुछ करने के बाद बनना शुरू हो गया, अंत उन्होंने किया तो उन्होंने सिलापट लगवाया। तो इस तरह से नए काम उन्होंने कोई नहीं किए, पुराने कामों में अपना फीता काटने का काम किया। और दूसरा काम क्या किया कि हमारा और आपका ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि आप का ध्यान अगर इन सब चीजों पे रहेगा कि विकास का काम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जब जनता पूछने लगेगी तो उनके पास जवाब नहीं होगा। तो उसके लिए दूसरे काम जो आप कह रहे हैं, घटनाक्रम जो हो रही हैं, जो घटनाएं आज हो रही हैं, चाहे वो संभल में हुई, बहराइच में हुई, या प्रदेश में या कहीं हो रही है, तो सारा का सारा कारण उसका सिर्फ यही है कि अंग्रेज जब हमारे देश में हुकूमत किया करते थे, तो हुकूमत करने में उनकी जो पॉलिसी थी वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, फूट डालो और शासन करो। आज कहीं ना कहीं कमोबेश भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पे चल रही है।
कि कैसे हम आपस में भाई को भाई से लड़ा दें, संप्रदाय से संप्रदाय को, धर्म से धर्म को लड़ा दें। तो आपस में लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि जब आदमी आपस में इन सब चीजों में उलझा रहेगा, भूखा आदमी रहेगा, उसको खाने के लिए अमन दे देंगे, रोजगार नहीं देंगे, रोजगार दे देंगे तो जब नौकरी करेगा वो अपने से चीजों को देखने लगेगा, समझने लगेगा, सीखने लगेगा, वो पेंशन मांगेगा। नौकरी करेगा तो कहेगा हमको पेंशन चाहिए, हमको ये चाहिए, उसको 5 किलो अनाज देकर उसको चुप करा दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी में, तो स्ट्रेटेजी के तहत ही सब ऐसा काम हो रहा है। नहीं, आपका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है जैसे सभी लोग बोलते हैं? मैं यही कह रहा हूं कि आप इस बात को समझिए कि उत्तर प्रदेश में और देश में आज इशू क्या है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार महंगाई पे, बेरोजगारी पे, अपराध पे, इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहे। चर्चा किस बात की कर रहे हैं कि वहां मंदिर निकल गया, वहां मस्जिद ऐसे हो गया, वहां हिंदुओं ने ये किया, मुसलमानों ने। तो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, अच्छा हमें ये बताइए कि देश का विकास कैसे होगा, आप विकसित राष्ट्र की श्रेणी में कैसे आएंगे जब तक आपके देश का जीडीपी नहीं बढ़ेगा, आपके देश में पढ़ाई लिखाई, बच्चे नहीं पढ़ लिख पाएंगे, बच्चों को आगे आप अच्छा रोजगार नहीं दे पाएंगे, तो क्या होगा? यही तो होगा। आपस में इन्हीं सब बातों पे आप लड़ाएंगे लोगों को, और आप दूसरा काम नहीं देंगे रोजगार का। अच्छा, रोजगार की बात भारतीय जनता पार्टी कब करती है? 2014 के पहले माननीय प्रधानमंत्री जी महंगाई पे बहुत बोलते हैं, अब महंगाई कम नहीं बोलते, अब वो दूसरी बातें करते हैं। तो अब आप समझिए कि चाहे अब मुख्यमंत्री जी को देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कौन सा विकास का क्या नया काम उत्तर प्रदेश में? कोई काम नहीं कर रहे उत्तर प्रदेश में, विकास का कोई काम नहीं हो रहा। नहीं, वो तो दावे करते हैं बहुत बड़े बड़े कि उन्होंने कानून व्यवस्था उन्होंने एकदम टाइट करके रखा है, अपराधी। हमारी बात समझिए, कानून व्यवस्था अगर उन्होंने अच्छा किया है तो ये मैं नहीं कह रहा, आप पढ़ी लिखी हैं और आप गूगल कर सकती हैं, आप एनसीआरबी के आंकड़े उठा के आप देखिए। एनसीआरबी के आंकड़ों में सबसे ज्यादा अपराध कहीं पूरे हिंदुस्तान में है तो उत्तर प्रदेश में, और महिलाओं पर अपराध सबसे ज्यादा कहीं है तो उत्तर प्रदेश में। वही एनसीआरबी कहती है कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुआ है योगी सरकार। कहाँ कहा जी, कब कहा? एनसीआरबी कब कहा? अरे एनसीआरबी के आंकड़े आप निकाल के देख लीजिए, अभी मैं आपको बता रहा हूं। और मैं आपको बताऊं कि एनसीआरबी के आंकड़े में पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर क्राइम कहीं है तो उत्तर प्रदेश में। आज आप देख लीजिए कि जितनी घटनाएं हो रही, क्या रेप कम हुए उत्तर प्रदेश में? आप देख लीजिए कैसी कैसी घटनाएं हुई। मैं नहीं कहना चाहता, मैं आप देख लीजिए, चाहे कस्टोडियल डेथ हुई, कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा प्पूरे हिंदुस्तान में कहीं हुई तो उत्तर प्रदेश में हुई, पुलिस की हिरासत में हत्या हुई। और जो काउंटर हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं आपको खुद मालूम है, हम बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो प्री प्लानिंग के साथ पहले ले जाके उसकी हत्या कर देते हैं। तो हत्या कर रही पुलिस, और पुलिस हत्या कर रही है, और साथ साथ ये समझ लीजिए कि सब ठेकेदार हो गए। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश का हाल बहुत बदहाल है। आप क्योंकि लंबी लंबी बातें कर लें और आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, बीजेपी के पास एक काम ये अच्छा है कि उनका प्रेजेंटेशन अच्छा है, वो जो भी बात बोलते हैं और इतना साउंडली, मैंने इतने वो पहले से प्री प्लानिंग के साथ एक साथ इतने सारे लोग बोलते हैं कि सबको लगता है हाँ जो बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं, उन्होंने भी कहा था, इन्होंने भी कहा था, तो सही बात का होगा। इसलिए वो सारी चीजों को प्लानिंग स्ट्रेटेजी के साथ करते हैं, इसलिए हम आप गुमराह हो जाते हैं। क्योंकि अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश में, देश में सबसे ज्यादा अपराध कहीं है तो उत्तर प्रदेश में। एनसीआरबी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अगर सर आपको ऐसा लगता है कि मतलब इतने सारे मतलब कमियां हैं बीजेपी में या फिर योगी सरकार में, तो जनता फिर दोबारा उनको क्यों चुनी? देखिए ऐसा है कि मैंने आपको पहले बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोपेगेंडा करने का तरीका है और जो प्रेजेंटेशन है, तो प्रेजेंटेशन उनका बहुत अच्छा है। तो प्रेजेंटेशन से बहुत सारी चीजें, उन्होंने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। मैंने सदन में माननीय मंत्री जी से पूछा किसानों की आय कितनी बढ़ गई, और उन्होंने कहा कि हमने बहुत बढ़ा दी, ये योजना चलाई, वो योजना चलाई। मैंने कहा लोकसभा में आपके मंत्री ने जवाब दिया कि पिछले 5 साल में किसानों की आय 65 रुपए बढ़ी। तो आप बताइए कि 65 रुपए अगर बढ़ने से इसको आय दुगनी अगर आप कह रहे हैं तो आप महान हैं, और देश हमारा तो महान है ही, जय जवान जय किसान का नारा दे रहा है। तो आप बताइए, तो अब हमारे कहने का मतलब ये कि आप किसानों की आय दोगुनी की बात की, आपने किसानों की आय दोगुनी नहीं की। आपने कहा बिजली हम कम कर देंगे, बिजली विभाग बिजली बेचते बिजली विभाग ही बेचना शुरू कर दिया, विभाग बेच रहे हैं। अब आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में किसी भी आप चीज को देखिए, गंगा जी पे अब मैं बात कर लूं आपसे, गंगा जी पे माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, ये किसने कहा था?
माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस में जब चुनाव लड़ने आए जी तो नामांकन के टाइम उन्होंने कहा मुझे माँ गंगा ने बुलाया, 2014 की बात मैं बता रहा हूँ। तो जब 2014 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया और गंगा सफाई के नाम पे, गंगा जी के नाम पे मंत्रालय बना और उसमें माननीय मंत्री बनी उमा भारती। प्रदेश में भी हमारे यहाँ जल शक्ति मंत्री बने, जल शक्ति मंत्रालय बना, सिंचाई विभाग और सारे विभागों को लेके कि साफ करेंगे, गंगा की सफाई होगी। जी उतना बड़ा भ्रष्टाचार हमें लगा देश में कहीं नहीं हुआ होगा। हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार उसमें हुआ और इस बात को भी मैंने सदन में उठाया और माननीय मंत्री जवाब नहीं दे पाए कि आप ये बताइए कि जो कोलीफॉर्म होती है, पानी में दूषित पानी को मापने की इकाई होती है कोलीफॉर्म, और कोलीफॉर्म का ये मानक होता है कि पानी जो पीना हो, जो हमारे लिए पीने लायक है, उसमें कोलीफॉर्म नहीं होना चाहिए, 0 कोलीफॉर्म होना चाहिए। जी और नहाने तक का जो कोलीफॉर्म होना चाहिए वो 15 से 20 होना चाहिए, मैक्सिमम 50 तक जा सकता है। 50 कोलीफॉर्म अगर आपके पानी में है तो आप नहा सकते हो उस पानी से। और गंगा जी में आज वाराणसी में माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र में आज कोलीफॉर्म 27-28 हजार है। 28 हजार कोलीफॉर्म मतलब कि वो जल छूने योग्य नहीं। गंगा का जल आचमन, मैं तो कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जाएं और बनारस में गंगा जल का आचमन करके दिखाएं हमें। और तो लोग कर रहे हैं। गंगा जी सर अभी से तो दूषित नहीं है, ये वो हम पहले से दूषित हमारी है। बात समझिए, जी गंगा जी दूषित हैं, उसको दूषित करने को तो रोकना भी चाहिए। और सफाई के नाम पे आपने कहा कि गंगा के नाम पे मंत्रालय बनाए, कई लाख करोड़ रुपए उस मंत्रालय पे लगा दिए। और जो गंगा 2014 के पहले उनके में जो कोलीफॉर्म था वो शायद मेरे जानकारी में मुझे याद आ रहा है 8 या 9 हजार कोलीफॉर्म था। 8-9 हजार कोलीफॉर्म और 2 लाख करोड़ रुपए लगाने के बाद 24,000 कोलीफॉर्म हो गया। तो गंगा की सफाई हुई कि भ्रष्टाचार हुआ, ये हमें आप बता दीजिए। मैंने हमारे कहने का आप समझिए, आप पढ़े लिखे हैं इसलिए मैं आपसे कह सकता हूँ कि आप इस चीज की समीक्षा कर सकते हैं कि आप कोई भी चीज खराब है, खराब करने के बाद अगर उस चीज को हम ठीक करने के लिए हम उसमें लाखों करोड़ रुपए लगा रहे हैं और उसकी 4 गुना ज्यादा खराब हो जा रही है, तो क्या हुआ? इसको आप भ्रष्टाचार कहिएगा नहीं कहिएगा, हमें बताइए। तो भ्रष्टाचार तो हो रहा है। तो उसी तरह से हर जगह भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैंने भ्रष्टाचार, बेइंतहा सा भ्रष्टाचार चल रहा है। तो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हर कोई लड़ रहा है पूरे प्रदेश में और देश में, तो सिर्फ एक नेता है, माननीय अखिलेश यादव जी, जो मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ, और हम तो बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के साथ बिल्कुल लड़ने आता हूं। लेकिन उनके पे तो तमाम आरोप लगते रहते हैं कि सबसे भ्रष्टाचार उनकी सरकार में था, गुंडागर्दी था, माफियाओं का सरकार था, गुंडों का सरकार था, इस तरह के तमाम आरोप लगते हैं। उसमें से कितना सच्चाई है और कितना झूठ है वो आपको भी पता होगा। देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए भ्रष्टाचार के आरोप लगाना बहुत आसान है, कोई किसी पर आरोप लगा सकता है। पर आरोप सिद्ध कर दिया होता किसी ने तो मुझे लग रहा है कि अब तक मुकदमे लिख दिए होते। इन्होंने कहा कि गोमती रिवर फ्रंट में भ्रष्टाचार हुआ, मुंह से बोल दिया, बंद कर दिया। रिवर फ्रंट की जांच कराई है, जांच कराई इन्होंने, जांच में कुछ नहीं निकला। आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी वही तो करें, इनका प्रेजेंटेशन है क्या भ्रष्टाचार बहुत है, भ्रष्टाचार बहुत किया। क्या भ्रष्टाचार किया, ये भ्रष्टाचार बता दें पूर्ववर्ती सरकार में क्या भ्रष्टाचार हुआ, एक भ्रष्टाचार आप ही हमें बता दीजिए कि इस योजना में भ्रष्टाचार हुआ था। मैं तो इनकी 10 योजना बता दूंगा जिसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। उनकी एक योजना हमारी बताइए जिसमें भ्रष्टाचार हो रहा था। हमारी किसी योजना में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, बस ये है कि हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए और उसमें साजिश की गई। उस समय अगर कोई रेप होता था तो एक तरफ माननीय अखिलेश यादव जी का फोटो लगाया जाता था मुख्यमंत्री का, दूसरी तरफ वो वीडियो चलाया जा रहा था कि जहाँ रेप हुआ या ऐसे पकड़े गए, या मानिए अगर कोई रेप हुआ या मर्डर हुआ तो वो वीडियो चलाया जाता था। इस पूरी सरकार में 2017 से लेकर 2024 चल रहा है, एक हमको आप वीडियो दिखा दीजिए किसी चैनल में जिसमें एक तरफ योगी जी का फोटो लगाया हो, दूसरी तरफ विजुअल चला रहा हो कि योगी जी की सरकार में ऐसे रेप हो रहा है, योगी जी की सरकार में इतना अपराध बढ़ गया, योगी जी की सरकार में वो ब्राह्मण ने आत्महत्या कर ली, उसने ऐसे आग लगा दी, वहाँ कस्टोडियल डेथ हो गई, या कोई ऐसी घटना अगर आप बता दीजिए और कहीं किसी चैनल पे चल रहा हो तो उसके लिए बहुत बड़ी तरह, क्योंकि देखिए लोकतंत्र जो हमारा है देश का, उसमें 4 स्तंभ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकार। तो पत्रकारिता जो होती है, पत्रकारिता अगर निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता करे तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें दूध की दूध और पानी की पानी हो जाएंगी। नहीं, अभी आपका मतलब है कि जो देश की मीडिया है, जो बड़े बड़े चैनल है, वो बिके हुए हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा बिके हुए, मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि मैंने पत्रकारों की भी आवाज उठाई विधान परिषद में, मैं एक सिंगल ऐसा विधायक हूँ
जिसने पत्रकारों की आवाज उठाई, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए आवाज उठाई, पत्रकारों की हत्याएं हो रही हैं, जो निष्पक्ष पत्रकार हैं उनकी हत्याएं हो रही हैं, वो घर से नहीं निकल पा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो रास्ते में एक्सीडेंट हो जा रहा है, मर जा रहे हैं, उनके लिए लड़ने का काम किसी ने किया सदन में, तो मैंने लड़ने का काम किया। और जो पत्रकार है वो तो बहुत ईमानदार है, लेकिन जो मीडिया हाउसेस है बड़े, जो उनके मालिक हैं, वो मालिक किनके इन्फ्लुएंस में है, किनके दबाव में है। आज सरकार दबाव बना रही है मीडिया हाउसेस पे, और दबाव बना के करा रही है। आपको लगता है कि आज की तारीख में कोई किसी के दबाव से काम करेगा? 100% सरकार का दबाव है। आप ये समझ लीजिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं, क्योंकि अगर आप कोई भी काम करिए, इतने नियम है, इतने कानून है, आप कहीं ना कहीं कानून में फंस जाएंगे। आप कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, आप कितना भी अच्छा घर बना लीजिए। मैंने ये इसको बात को भी विधान परिषद में कहने का काम किया कि विकास प्राधिकरण की बात कर लीजिए, आपकी बिल्डिंग की हम बात कर लें, जिस बिल्डिंग में हम बाप बैठे हैं, अगर इस बिल्डिंग का नक्शा भी आपने, नक्शा मान लीजिए आपने पास करा लिया जी, और नक्शा पास कराने के बाद भी उसमें सेटबैक यहाँ से छोड़ना है, वहां इतना करना है, इतना इंच आगे, इतना इंच पीछे, उसके इतने नॉर्म्स हैं, कितनी हाइट होनी चाहिए, इसमें ये सुविधाएं होनी चाहिए, फायर का ये एनओसी चाहिए, इतने सारे नॉर्म्स होते हैं ना कि सारे नॉर्म्स कोई नहीं पूरा कर सकता। तो इस तरह सब पे दबाव बनाना हो तो कोई किसी पे दबाव बना लेगा। सरकार हमारी होगी, हम किसी भी चाहे तो बना सकते हैं, उनकी सरकार है वो बना रहे हैं, और इसके पहले कोई सरकारें ऐसा किया नहीं करती थी। ये पहली ऐसी सरकार आई है जिसने पत्रकारों पे दबाव बनाया, जिसने मीडिया हाउसेस पे दबाव बनाया कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया, वो सारी चीजें रिकॉर्ड निकाल के, आपकी बिल्डिंग ऐसी है, बिल्डिंग गिरने योग्य है, इस बिल्डिंग को हम लोग गिरा दे तो कैसा रहेगा, वो आपने जो एनओसी लिया वो एनओसी में ये गलत था, ये एनओसी फिर वापस हो जाएगा। तो इतने दबाव बनाने का तरीका सरकार कैसे भी दबाव बना सकती है। तो सरकार के दबाव में मीडिया हाउसेस काम नहीं कर पा रहे हैं, और वो दबाव में है सरकार के, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। और जो मीडिया में दिख रहा है वैसा हो नहीं रहा है, और जो हो रहा है वो मीडिया में नहीं दिख रहा। जिस तरह से देश की राजनीति चल रही है, आपको क्या लगता है 2027 में इंडिया गठबंधन बरकरार रहेगा? देखिए 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। आज आपके चैनल में मैं कह रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ, आपके माध्यम से कह रहा हूँ, प्रदेश की जनता और देश की जनता से कह रहा हूँ कि 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, और उनको कोई नहीं हो सकता। अगर नहीं हुए तो? पॉसिबल ही नहीं, हम आपसे पूछते हैं अगर नहीं हुए तो। आप हमारे चैनल के माध्यम से कह रहे हैं अगर नहीं हुए मैं तो? आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे होंगे होंगे। ठीक है, अगर नहीं हुए तो फिर से हम आपको यहीं पे बैठा के आपसे पूछेंगे, आपने बोला था और अरे हम राजनीति छोड़ देंगे, नहीं होंगे। और बताइए, 100% उनको होना है, कोई नहीं हो सकता। नहीं, आप किस आक्रोश से बता रहे हैं? लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, लोकसभा का चुनाव तो मैंने देखा ही, साथ ही साथ हम लोग जनता के बीच में रहते हैं। झूठ बहुत दिन तक नहीं चलता। आप झूठ बोल बोल के लोगों को बहला के, फुसला के, बेवकूफ बना के 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख खातों में देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये सब बातें आपने बोली। यहाँ हम बुलडोजर राज चलाएंगे, फलाना करेंगे। आज आम आदमी को बुलडोजर चल रहा है। आज आप समझिए कि लोग कितना परेशान है इससे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज, जंगल राज चल रहा है। ये मेरी टिप्पणी नहीं, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है सरकार पे, उत्तर प्रदेश की तो यही सरकार। कहता है गुंडा राज, मैंने नहीं कहा, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये बात कही कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज। तो अब आप समझिए, ये टिप्पणी मेरी नहीं है, ये हमारी पार्टी की टिप्पणी नहीं है। ये नहीं, आपकी पार्टी भी तो कहती है हमारी जंगल राज चल रहा है, गुंडों का राज चल रहा है। चल रहा है ये बात मेरे साथ, तो हम तो कमी कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है जी। माननीय मुख्यमंत्री जी पे कितने मुकदमे? हाँ, वो तो सभी को होता है। माननीय मुख्यमंत्रियों पे कितने मुकदमे? और कोई मुकदमा राजनीतिक नहीं है लोगों पे। तो अब आप समझ लीजिए कि मुझे बहुत सारी चीजें हमने आपसे बताई थी, आप भी जानकार हैं, जानती हैं हर चीज। तो मुझे बहुत कुछ ऐसे कहने की आवश्यकता नहीं, बस मैं इतना कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश को और खुशहाली के रास्ते भी कोई ला सकता है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ला सकते हैं। उनके विजनरी हैं, उनका विजन बहुत पॉजिटिव विजन है। और कैसे वो विकास करें, उत्तर प्रदेश में कैसे विकास की गंगा बहे, कैसे हम आप आगे बढ़े। आप सोचिए कितना उन्होंने काम किया जब उनकी सरकार थी। हम बनारस में थे, मुझे आज भी याद है कि जब चुनाव 2012 का हम लोग चुनाव जीते, सरकार हमारी बनी, बनारस में हमारी एक भी सीट हम नहीं जीत पाए शहर की। क्यूटो जिसे अखिलेश यादव जी कहते हैं। क्यूटो हम नहीं कहते इसको, क्यूटो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम काशी को क्यूटो बनाएंगे। अखिलेश जी तो बार बार अपने बयान में कहते रहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि हम काशी को क्यूटो बनाएंगे।
और क्यूटो बनाने की उन्होंने, भाई प्रधानमंत्री जी ने क्यूटो बना भी दिया। अगर आप बरसात के महीने में आज बनारस आ जाइए और सड़कों पर आपके कमर तक पानी नहीं होगा तो हमसे कहिएगा, गाड़ियां डूब जाती हैं, सीवर के पानी ओवरफ्लो हो जाते हैं, कमर तक पानी हो जाता है। लेकिन बनारस का सुंदरीकरण अच्छा हुआ है, आप घाटों को देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं। बनारस के जो घाट हैं वो माननीय अखिलेश यादव जी की देन है, 24 घंटा लाइट अखिलेश यादव जी की देन है बनारस में। और बनारस में जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है वो भी आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन है। उसका जो अधिग्रहण का कार्य शुरू हुआ था 2016 में शुरू हुआ था, उसमें आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। तो जो कॉरिडोर की परिकल्पना हुई थी, जो कॉरिडोर को बनाने के लिए जो घरों का अधिग्रहण आसपास के हो रहा था उसको चौड़ा करने के लिए, वो काम 2016 में शुरू हो गया था। तो 2016 में सरकार किसकी थी, अच्छा आप ही हमें बता दीजिए। अखिलेश जी की सरकार थी। जब आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो बट नेचुरल की उनकी ये शुरुआत उनकी थी, परिकल्पना उनकी थी। हाँ, उसका मूर्त रूप भाजपा ने दिया तो भाजपा उसका डंका पीट रही कि हमने बनाया। नहीं, भाजपा तो डंका पीटती है, लेकिन जनता भी तो कहती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बनारस बदला, घाट बदले और कॉरिडोर बना। मैंने कहा तो आप यही नहीं, देखिए यही बात है, एक जो पढ़े लिखे लोग हैं और एक आम जो परसेप्शन बन रहा है, दोनों में अंतर है। जो पढ़ा लिखा आदमी वो अगर उसको ये बात अब आप बताइए, वो कागज कहिएगा तो मैं उपलब्ध करा दूंगा कि 2016 में मकानों का अधिग्रहण शुरू हो गया। तो अब हम जो पढ़ा लिखा आदमी होगा वो जानेगा इस चीज को कि मकानों का अधिग्रहण शुरू हो गया। हमारी परिकल्पना, जो कोई भी काम की शुरुआत कैसे होती है, घर बनाइएगा तो आप पहले आप गड्ढा खोदेंगे नींव भरने के लिए, नींव बनाएंगे, आप पिलर ढालेंगे। तो अब उसी समय तक उनकी सरकार चली गई, फिर बाद में जिसने मकान पूरी बिल्डिंग बना दी कह हमने बनाया। तो शुरुआत किसने की थी, किसकी परिकल्पना थी, किसकी सोच थी, ये बात हमें और आपको सोचना पड़ेगा। मतलब जो कि भाजपा जो है जनता को गुमराह करती है, 100% गुमराह करती है भारतीय जनता पार्टी। गुमराही तो कर रही है, तो कर क्या रही है उत्तर प्रदेश में? मतलब जनता इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? मेरा सवाल आपसे ये है कि गुमराह होती कैसे? नहीं, जनता गुमराह करती कौन है? उत्तर प्रदेश और देश में जो मीडिया है वो गुमराह कर रही है। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी अपने चुनाव के समय दोपहर 12 बजे तक पीछे चल रहे थे। किसी एक चैनल पर मुझे दिखाया कि नरेंद्र मोदी जी पीछे। जब आप काउंटिंग शुरू हुई दोपहर 12 बजे तक माननीय प्रधानमंत्री जी पीछे चल रहे थे। किसी एक चैनल ने अगर दिखाया हो कि नरेंद्र मोदी जी पीछे चल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी पीछे चल रहे हैं, हमको चल रहा किसी चैनल में तो बताइए। तो मीडिया जब सरकार का एक पक्ष दिखा रही है और दूसरा पक्ष नहीं दिखा रही है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो मीडिया ही है। तो मीडिया को मैं जिम्मेदार इसलिए भी मैंने मीडिया कर्मियों को जिम्मेदार नहीं मान रहा, मीडिया हाउसेस को जिम्मेदार मान रहा। जिम्मेदार उनकी भी क्या है, उन पे दबाव है, इतना पॉलिटिकल दबाव है सरकार का कि वो बेचारे चैनल चाहे जिस दिन बंद कर दे। गवर्नमेंट की इच्छा है, वो तो मंत्रालय उनका है, गवर्नमेंट चाहेगी तो जिस दिन जिस चैनल को चाहेगी उस चैनल को बंद कर देगी, कोई रोकने वाला नहीं है। तो अपने चैनल चलाने हैं सबको और भी काम करने हैं। तो नहीं, तो उन चैनलों को क्यों नहीं बंद कर रही है सरकार जो अखिलेश यादव की बड़ाई करते हैं? भारत समाचार को देख लीजिए, अखिलेश यादव की अक्सर बड़ाई करते रहते हैं। प्रज्ञा मिश्रा को ले लीजिए आप। हम बता रहे हैं भारत समाचार और प्रज्ञा मिश्रा जी अखिलेश यादव जी की बड़ाई नहीं करती, वो सच होता है और सच को दिखाने का काम कर रहे हैं। सच लोगों को लगता है कि अखिलेश यादव जी की बड़ाई है, हाँ, तो लेकिन फिर भी वो सच दिखा रहे हैं, वो बड़ाई नहीं कर रहे। जो एक्चुअल में हो रहा है और जो चीजें एक्चुअल है वो दिखाने का काम कर रही है भारत समाचार। मैं भारत समाचार में भी बधाई देता हूँ ब्रजेश मिश्रा जी को। उनके यहाँ ईडी का और सीबीआई का छापा पड़ा था, पता है आपको? हम थे उस समय वहाँ। तो अब आप बताइए क्यों पड़ा उनके छापा? उस समय हम इंटर्नशिप कर रहे थे, आज से 3-4 साल पहले की बात है। अच्छा, हमें बताइए पड़ा क्यों छापा? इसलिए तो पड़ा कि वो सच को सच बोल रहे थे, लेकिन बंद तो नहीं हुआ ना। गलत को गलत बोल रहे नहीं बंद। अच्छा, कुछ तुम नहीं डरते, कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग नहीं डरते। नहीं, आपका कहना है कि जो भी सवाल उठाएगा सरकार के खिलाफ उनका चैनल बंद हो जा सकता है, सरकार बंद कर देगी। तो इन लोग का चैनल क्यों नहीं बंद कर रही सरकार? मैंने कहा तो जैसे नॉर्म्स होते हैं, नॉर्म्स पूरे हुए और सरकार ने दबाव अपनी तरफ से पूरा बनाया। और जब देखा कि नॉर्म्स में नहीं फंस रहे हैं, इनको ईडी में फंसा दो, इनको सीबीआई में फंसा दो, इसमें नहीं फंस पाए किसी और में फंसा दो। जब कहीं नहीं फंसा पा रहे, चलो ठीक है चलने दो, कोई थोड़े बहुत 2-4 चैनल चलते हैं चलने दो, लेकिन मोस्टली चैनलों पे तो दबाव है। तो बड़े चैनलों पे सारे बड़े चैनलों पे दबाव है। तो दबाव की वजह से वो जो चाहते हैं वो दिखा नहीं पाते, हमें ऐसा लगता है। तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव जी किस दम पे चुनाव 2027 में जीतेंगे? गठबंधन के दम पे या फिर अपने? क्योंकि देखिए, एक अच्छा नेता जो होता है उसको किसी से गठबंधन करने की जरूरत नहीं होती है, ऐसा माना जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन कितनी पार्टियों से पता है आपको?
करीब 45 से ऊपर पार्टियों से गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का है। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है इस समय सुहेलदेव पार्टी से, भारतीय समाज सुहेलदेव पार्टी जो है, ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी से उनका गठबंधन है, अनुप्रिया पटेल जी के अपना दल पार्टी से उनका गठबंधन है, उनका गठबंधन संजय निषाद जी की पार्टी से, उनका गठबंधन आरएलडी से है, उनका गठबंधन उससे है, कई पार्टियों से और भी है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी, अब आप कहिए कि गठबंधन क्यों कर लिया, गठबंधन अपने आप को कमजोर, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया, हमें आप ये बता दीजिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का तो बात छोड़िए, मतलब आप नहीं, कह रहे हैं ना जैसे अखिलेश यादव जी के काम अच्छे हैं तो जनता को तो दिखना हमें चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम आपकी बात माने कि भारतीय जनता पार्टी काम बहुत अच्छे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी काम अच्छे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन क्यों किया? उत्तर प्रदेश में बताइए हमें, 4-5 पार्टियों से गठबंधन है उनका, है नहीं है? आप बताइए। जी, 4-5 पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन है, और समाजवादी पार्टी का तो मान लीजिए लोकसभा में कांग्रेस से था। तो कभी कभी गठबंधन करने पड़ते हैं, वो ऐसी बड़ी बात नहीं है। 2027 में गठबंधन ये बरकरार रहेगा। तो ये देखिए, ये तो हमारे नेता का निर्णय है। मैं ये नहीं जानता गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा, हमें क्या करना है, हम अपने नेता को जानते हैं। और मैं ये जानता हूँ कि समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ उत्तर प्रदेश की जनता आशा भरी निगाहों से देख रही है, और आने वाले समय में 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है जनता उत्तर प्रदेश की। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। सर, ये बताइए कि जो है कि ऊर्जा विभाग भी प्राइवेट होने जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो कर क्या रही है? कर ये रही है कि सारी चीजें पूंजीपतियों के हवाले करना चाहती है सरकार, और बेच रही है, पूंजीपतियों के हवाले पूरे प्रदेश को बेचना चाहती है। आज क्योंकि मैंने सदन में भी माननीय मंत्री जी से कहा, और मंत्री जी खुद आईएएस रहे और वीआरएस लेके आए, और वो वीआरएस लेके आ गए। मैंने कहा आप वीआरएस लेके आ गए, आप चाहते हैं सारे कर्मचारी वीआरएस ले लें, क्योंकि आप समझिए कि सरकार ने काम तो कुछ नहीं किया। जो ट्रांसमिशन का काम था वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के समय हुआ, जो प्रोडक्शन का काम था वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के समय हुआ, और जो इसमें सप्लाई हो रही अच्छी, उसमें भी पूरा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत मेहनत की, और 2017 तक चीजों को ठीक किया। सरकार हमारी नहीं बन पाई, और 24 घंटे बिजली आने लगी, मेहनत अखिलेश जी की थी, सारी चीजें उन्होंने किया, और कई प्लांट उन्होंने बिजली के नए इंट्रोड्यूस किए, और बहुत हमारे यहाँ हमारे निर्वाचन क्षेत्र में अनपराडी शुरू किया, तो कई जगह शुरू किया उन्होंने। अब जब सब चीजें ठीक हो गई, और इवन मैं आपको बता दूं, इस समय जो सरकार है वो करीब हमें लग रहा है कि 47,000 करोड़ रुपए अभी उन्होंने रिसेंटली लगाया, और अभी कई प्रोजेक्ट उनके चल रहे हैं। 47,000 करोड़ रुपए सरकार लगा के, और 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है पूरे पूर्वांचल डिस्कॉम की बात कर रहा हूं मैं अभी, और दक्षिणांचल की नहीं बात कर रहा हूं, अपने पूर्वांचल की बात कर रहे हैं। 1 लाख करोड़ की संपत्ति और करीब 40,000 करोड़ रुपया लगा के सारी चीजों को और अच्छा करके अपग्रेड करके उसको 6,000 करोड़ रुपए बेचने जा रही है। तो आप समझिए कि आप करीब 1.5-2 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को आप बेचने जा रहे हैं 6,000 करोड़ रुपए में, तो कौड़ियों के दाम बेच रही है सरकार। तो ये अब और क्या कर रही है, उन्होंने एक आदेश जारी किया कि आपके पास 3 विकल्प हैं, जो वहां के अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके लिए बिजली विभाग के 3 उनके विकल्प दिए उन्होंने। एक विकल्प उन्होंने दिया कि आप तो प्राइवेट कंपनी आ गई, आप प्राइवेट हो जाओ, प्राइवेट काम करो उनके साथ। दूसरा, किसी अदर जो अभी डिस्कॉम हमने प्राइवेट नहीं किया उसमें चले जाओ, और तीसरा, आप आकर्षक वीआरएस ले लो। अब आप सोचिए कि सरकार की गुंडई ये है कि सरकार कह रही है कि आप सरकारी नौकरी छोड़ के प्राइवेट नौकरी उनकी करो, या तो फिर आप दूसरे डिस्कॉम में चले जाओ जहां पहले से ही पर्याप्त, मान लीजिए जहां एक्सीएंस हैं या एसडीओस हैं या जेई हैं, और एक क्षेत्र में 5 जेई की जरूरत है, तो 5 और आगे करेंगे क्या? तो आप कह रहे हो कि पूरे के पूरे वहां के शिफ्ट होकर दूसरे चले आओ। सबसे बड़ा डिस्कॉम बंद करने जा रहे हो पूर्वांचल, सबसे बड़ा है, तो उसको बंद करने के बाद तीसरा आप उसको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप वीआरएस ले लीजिए, आप रिटायरमेंट ले लीजिए, रिटायर हो जाइए आप अभी से, आकर्षक रिटायरमेंट। तो अब आप समझिए कि सरकार गुंडई करके कर्मचारियों पर अत्याचार कर रही है, और साथ ही साथ करीब अभी मेरी जो जानकारी है वो समथिंग 2400 करोड़ रुपए जनता का बकाया है। जनता ने पैसा जिसका भी सरकार ने वसूला नहीं है, 2400 करोड़ रुपए है। जो कंपनी आएगी 2400 करोड़ रुपए वो वसूलेगी जनता से। और अभी तो सरकार कर क्या रही है, जैसे कि अभी आप समझिए
हमारी सरकार थी, हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने देखा क्या, क्योंकि हम बनारस के रहने वाले हैं, बनारसी साड़ी बहुत फेमस है पूरे देश में, और बुनकर बनाता है साड़ियाँ। और ये हाल हो गया था बुनकरों का बिजली की वजह से कि आईएमए की बिल्डिंग के बाहर अपना खून बेचा करते थे और खून बेच के अपने परिवार को पालने का काम कर रहे थे। ये बात जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी को जानकारी हुई तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि बुनकरों को हम ठीक कर सकें, वो अच्छा काम कर सके, उनका परिवार पल सके। तो लोगों ने कहा बिजली की समस्या दूर कर दीजिए। तो पर लूम 60 रुपए में, आप समझिए कि 60 रुपए पे एक लूम एक महीना चलाने के लिए माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने घोषणा कर दी। और तब से लेकर अब तक, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई थी, 60 रुपए बुनकरों को मिलता था, 60 रुपए बिजली मिल जाती थी, 60 रुपए बिजली मिलती थी, अच्छा काम करते थे। अब कितने माइग्रेट कर गए यहाँ से, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, लाखों की संख्या में बुनकर माइग्रेट करके गुजरात चला गया। चला इसलिए गया क्योंकि यहाँ बिजली बहुत महंगी हो गई, लूम सबके बंद होने लगे। और आप देखिए बनारसी साड़ियों की अब वो चीजें खत्म हो गई, अब वो क्योंकि ये चाहते नहीं, क्योंकि ये गवर्नमेंट चाहती भी नहीं कि बनारसी साड़ी बने। नहीं, अब तो विदेशों में एक्सपोर्ट होती है बनारसी साड़ियाँ। शुरू से होती रही, वो कोई नई चीज नहीं है, बनारसी साड़ी एक्सपोर्ट होती रही, लेकिन अभी भी और वो काम बंद हो गया। बनारस का जो कल्चर था, जो डेवलपमेंट था, जो वहां के लोग थे, जो लूम का काम करते थे, जो बुनकर थे, बुनकर बेरोजगार हो गए, कई बुनकरों ने आत्महत्या कर ली। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, बनारस में कई बुनकरों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वो अपने परिवार को नहीं पाल पा रहे थे। तो आज स्थिति है उत्तर प्रदेश की सरकार की बहुत खराब और उनकी सोच बड़ी खराब है। आप समझिए कि मदरसों के आधुनिक शिक्षकों को 8 साल से सैलरी नहीं मिली, 8 साल से सैलरी नहीं मिली। मैंने सदन में बोला कि 8 साल से हमें, अगर आपको और किसी सामान्य आदमी को 2 महीने सैलरी नहीं मिलेगी तो तीसरे महीने सोचना पड़ेगा कि बच्चे की फीस कैसे जमा होगी, माता पिता के इलाज का, दवाई का पैसा कैसे आएगा, घर में कोई बहन बेटी है तो उसकी शादी कैसे करेंगे। इसको 8 साल से आपने सैलरी नहीं दी, सोचिए उसके होली दिवाली कैसे मनती होगी, ईद बकरीद कैसे मनाते होंगे। तो ये सरकार नहीं सोच रही, तो सरकार को सोचना चाहिए। शिक्षा मित्रों को मैंने कहा कि शिक्षा मित्र हमारे प्रदेश में मात्र 10,000 रुपये में काम कर रहे हैं, और शिक्षा मित्रों को लाया किसने। और 1999 में जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे और उस समय देश की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि पैसा सरकार के पास नहीं था कि शिक्षकों को वेतन दे सके, तो गरीब मजदूर किसान का बच्चा जो गांव में प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ता था, उन प्राथमिक विद्यालयों में जब ताले लग गए तो इसी सरकार ने, कल्याण सिंह जी ने ही ये योजना लाई, शिक्षा मित्र हम लेके आ रहे हैं। शिक्षा मित्र क्या करेंगे, उसमें 1450 रुपए में, बहुत गांव का ही कोई बच्चा रहेगा, लड़का रहेगा जो थोड़ा पढ़ा लिखा रहेगा, जो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, वो बच्चों को पढ़ा 1450 हम देंगे उसको, और ताले खुल जाएंगे, जो बंद पड़े ताले हैं बच्चे गाँव के पढ़ लें। तो आप सोचिए कि 25 साल में उनकी सैलरी 10,000 रुपये है, मान लीजिए 10,000 रुपये मिल रहा है मात्र, और उद्देश्यों को 9,000 रुपये मिल रहा है। तो आप समझिए कि समान काम का समान वेतन सुप्रीम कोर्ट कहती है, उत्तर प्रदेश की सरकार दे नहीं रही है। 9,000 और 10,000 में काम ले रही है, 10,000 में बताइए कौन काम करेगा, लेकिन शिक्षा मित्र काम कर रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार है जो लगातार कर्मचारियों के साथ अत्याचार कर रही है। लगातार आप देख रहे हैं कि बिजली विभाग, जिस समय ने कहा बेच के प्राइवेट करने जा रही है, बिजली महंगी हो जाएगी, लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। आप सोच लीजिए क्या हाल होगा प्रदेश का। तो कुल मिला के सिर्फ अपना जेब भरने के लिए, अपना जेब भरने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, हमें ऐसा लगता है ऐसी पार्टी है जिसमें किसी का भी हित नहीं, जो पूंजीपति उनके 2-4 मित्र हैं उनको हित देने के लिए। अब आप समझिए कि जब कोई चीज प्राइवेट हो जाती है तो आरक्षण भी समाप्त हो जाता है। अब आपको मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि बिजली इन्होंने प्राइवेट कर दी, ऐसे बेचने को एयरपोर्ट बेच दिया, रेल बेच दिया, बेल बेच दिया, LIC बेच दिया, तो उससे एक और बड़ी दिक्कत होगी। दिक्कत ये होगी जब चीजें प्राइवेट हो जाएंगी तो आरक्षण भी समाप्त हो जाएगा। जो हमारे यहाँ माननीय नेता हमारे अखिलेश यादव जी PDA की बात करते हैं, तो PDA की बात इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो आरक्षण मिलता है वो आरक्षण समाप्त किया, जब कोई चीज प्राइवेट हो जाएगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, आरक्षण नहीं मिलेगा उनको तो कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए सरकार की जो मंशा है लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। तो इसीलिए हम लोग सरकार का विरोध करते हैं, और इसीलिए मुझे लगता है पूरे प्रदेश में जनता आज अखिलेश यादव जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है और सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, कुछ दिन से पोस्टर वार उत्तर प्रदेश में चल रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, समाजवादी पार्टी कहता है जुड़ेंगे तो जीतेंगे, इस पे आपकी क्या राय है?
देखिए, हम आपको बता दें, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि अब आप समझिए कि कितनी पॉजिटिव और निगेटिव थिंकिंग की बात है। आप सोचिए, एक तरफ कोई कह रहा है बटेंगे तो कटेंगे, और दूसरी तरफ कोई कह रहा है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो आप समझिए कि पॉजिटिव बात आप खुद ही समझ सकते हैं कि किसकी थिंकिंग पॉजिटिव है, किसकी थिंकिंग निगेटिव है। तो किस सोच का कौन व्यक्ति है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और नहीं, वो कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, तो उसके पीछे भी उनका कुछ होगा ना। मतलब हो सकता है कि वो कहना चाहते हो कि जैसे मुस्लिमों में जिस तरह से एकता होती है, वैसे हिंदू में एकता नहीं है। एकता की बात मेरी बात करते हैं आप वो। आज आप एकता की बात कर रही हैं। बटेंगे तो कटेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया, ठीक है। वो जो मैंने आपसे पहले कहा, जो काम अंग्रेज किया करते थे, वो उसी की पॉलिसी का एक हिस्सा मुझे ऐसा लगता है कि हमें और आपको। लेकिन आप समझिए कि हिंदू को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप समझ लीजिए कि आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश जारी किया कि आपको अपनी जाति के साथ पूरा लिखना पड़ेगा अपना कोड। अब जो छोटी जाति का है, अब आप समझिए कि कैसे आप समाज में आप मैसेज क्या देना चाहते हो। आप उसके यहाँ कौन खाने जाएगा, कौन किसने बनाया, क्या किया, अब इन सब चीजों को लेकर अब आप समझिए कि मंदिरों में जाने पर रोक जो थी पहले, कि मंदिरों में नहीं, अब शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं जा सकते थे, पानी नहीं पी सकते थे, एक ही कुएं से पानी नहीं पी सकते थे। तो हिंदुओं को भी तो बांटा, हिंदुओं की स्थिति भी तो खराब की। तो हिंदुओं को भी असम्मान नहीं मिलता। जो जो हमारे पीडीए समाज के जो हिंदू लोग हैं या जो पीडीए हैं, उसमें लोगों को आप दो पार्ट में बांटने की कोशिश कर रही भारतीय जनता पार्टी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो बांटने का और काटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, बांट भी रही है और काट भी रही है। और साथ ही साथ आदरणीय अखिलेश यादव जी कहते हैं हम जुड़ेंगे तो जीतेंगे, और सब लोगों को जोड़ के चलेंगे। हमारी सोच पॉजिटिव है, हमको जोड़ के चलना है। तो जोड़ के चलने वाले एक सांप्रदायिक लोग हैं। तो सांप्रदायिकता जो होती है वो यही कहती है जो ये कह रहे हैं। और हम सब लोग जो लोग हैं वो यही चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से हम सब एक साथ जुड़े, एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। जो गंगा जमुनी तहजीब थी, जो हम कहा करते थे कि दिवाली में अली और रमजान में राम आता है, तो वो सारी चीजों को हम लेकर चलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो जो गंगा जमुनी तहजीब थी, जो हमारे यहाँ बनारस में सुबह बनारस शाम में अवध हुआ करता था, वैसी जो माहौल था वो माहौल बना रहे, एक दूसरे में भाईचारा रहे, एक दूसरे में प्यार मोहब्बत रहे। तो ये चीज हम चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम आपको एक दूसरे से काट दें, बांट दें और काट दें। नहीं, जिस भाईचारे की आप बात कर रहे हैं उसको तो हिंदू मुस्लिमों को भी तो समझना चाहिए ना। आपने देखिए, अभी कुछ दिन पहले विधानसभा में 2-3 दिन पहले योगी जी ने बोला था कि जैसे किसी मुस्लिम के जब घर के सामने से जब जाता है, कोई भी रैली होता है हिंदू का, तो दंगा निश्चित रूप से तय है कि दंगा होता है। लेकिन किसी हिंदू मतलब हिंदू के घर के सामने से, मंदिरों के सामने से भी चला जाता है तो दंगा नहीं होता है। चाहे उनका कोई मुहर्रम का जुलूस हो या कोई भी जुलूस हो, बहुत शांति से निकल जाता है। लेकिन जब हिंदुओं का जुलूस होता है तो किसी भी मुस्लिम के घर से सामने, घर के सामने से निकलता है तो दंगा होना तय होता है। तो इस तरह की चीजें क्यों है? देखिए, फिर हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि दंगा कराने वाले जब सरकार में आ जाएंगे तो यही काम करेंगे। अब आपने देखा होगा, पूर्व में एक क्लिप आपने देखा होगा कि एक नौजवान युवक था, वो जुलूस लेके जा रहा था, मुसलमान के छत पे चढ़ गया और उनके झंडा को तोड़ने का काम किया, गाली गलौज करने का। बहराइच की बात कर रहे हैं मैं बहुत सारी चीजें आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आप समझदार चीजों को समझ सकते। तो आप इस चीज को समझिए कि अगर मुसलमान जुलूस लेके जा रहा है और वो किसी हिंदू को रास्ते में गाली दे, किसी को पत्थर फेंके, कुछ करे, तब तो आप कहिए गलत कर रहा है। लेकिन हम कह रहे हैं कि वो भड़का के लोगों के मन में भर के कि नहीं ऐसे करना है, पूरी तरह से प्री प्लानिंग के साथ कि हमको वहां जाना है और ऐसे करना है और ऐसे पत्थर चला देना है, उनके घर पे ये कर देना है, गाली दे देना है, उनका झंडा तोड़ देना है, उनका गाड़ी का शीशा फोड़ देना है। तो आप समझिए ये अराजकता करा कौन रहा है? इसके पीछे आप जरा सोचिए, इसके पीछे वजह क्या थी कि उसने झंडा तोड़ा या गाड़ी का शीशा तोड़ा? शुरुआत तो मुस्लिम पक्ष से ही हुई थी। उनको गाना, भक्ति गाना चल रहा था डीजे पर, तो उनको दिक्कत हो रही थी, इस पे उन्होंने हस्तक्षेप किया। उन्हें क्यों दिक्कतें होती है? हम जब आप देखते होंगे कि सुबह सुबह अजान जब होती है तो हिंदू भी सुनता है। हिंदू एरिया में भी तो बहुत सारी मस्जिदें हैं, अजान हम लोग सुनते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी लाउड स्पीकर बंद कर दिया सरकार ने। लेकिन फिर भी अभी भी आवाज तो सुनते हैं ना हम लोग। आप बताइए, आप नहीं सुनते हैं आज के जमाने में? हमारी बात समझिए,
देखिए ऐसा है कि जब तक ये सारी चीजें, मैं तो कह रहा हूँ ना कि हिंदू और मुस्लिम में कोई झगड़ा ही नहीं है। ये झगड़ा करा रही है भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये ऐसा है, हमारे आपके मन में डाल दिया है तो ना, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो यहाँ से जाएगा तो ऐसे करेगा, दो चार इनके लोग दो चार उनके लोग जोड़ के घटा के आपस में लड़ने का काम कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको बता दूं कि हमें अच्छे से याद है कि एक ही घर एक ही मोहल्ले में हिंदू मुस्लिम साथ रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो इंसान नहीं है, सब इंसान है और सब लोगों का सबकी सोच यही है। भाई हम तो, सही बात है, मैं सदन में था, कई मेरे मुसलमान साथी विधायक हैं, क्या उन्होंने कहा, और आजम खान साहब ने भी कहा सदन में कि भाई पाकिस्तान जाने का हक तो मुसलमानों के पास था, चाहते तो पाकिस्तान जा सकते थे, हिंदुओं के पास नहीं था ये मौका कि वो पाकिस्तान चले गए। तो पाकिस्तान जाने का मौका नहीं था, लेकिन वो नहीं गए, इसलिए नहीं गए कि उनको इस मिट्टी से प्यार था, बनारस बने इस भारत के लोगों से प्यार था, गंगा जमुनी तहजीब के साथ रहना चाहते थे। तो बहुत बड़ा योगदान हमारे देश में मुसलमानों का रहा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ले लीजिए, तो आप क्या उनको हिंदू मुस्लिम में आप बांट सकती हैं? चाहे आप अशफाकुल्ला खान साहब को ले लीजिए। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे बहुत मुस्लिम लीडर्स हमारे रहे, या मुस्लिम ऐसे लोग रहे जिनको आप कभी हिंदू मुस्लिम में नहीं बांट सकते। जनता को तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से मतलब लोग हिंदुत्व के बारे में और सनातन के बारे में जानना शुरू किए हैं। आप युवाओं को देखिए ना, पहले की युवा कहाँ मतलब महाभारत या फिर अपने वेद पुराणों से कोई मतलब ही नहीं था। आज के युवाओं को देखिए, मतलब हनुमान चालीसा हो चाहे कुछ भी हो, अपने वेद पुराणों को लेकर के कितना प्रेम है, आप देख रहे होंगे। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने की बात, ये हो क्या रहा है, नहीं हम समझ रहे हैं आपकी बात जो कहना चाह रहे हैं, लेकिन जो जनता कहती है हम आपसे जनता जो कहना चाह रही है और जो है एक्चुअल में है क्या कि गवर्नमेंट ने विकास का कोई काम नहीं किया, और न विकास करने का कोई उनकी योजना है। सारी सरकारी चीजों को बेचने की उनकी योजना है। उनकी योजना है कैसे सारी चीजें बेच के हम प्राइवेट कर दें, सब चीजें खत्म कर दें। जब सब चीजों को खत्म कर देंगे गवर्नमेंट, तो आप ये हमें बताइए ना कि जिससे वो कैसे आपका विकास होगा, प्रदेश का विकास, देश की जीडीपी कैसे बढ़ेगी, देश विकसित राष्ट्र में कैसे आएगा। हम चाहते हैं, हम भी हनुमान चालीसा का पाठ रोज करते हैं और भगवान को हम भी मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सड़क पे खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़ें तो हम माने, या किसी मस्जिद के बाहर चले जाएं, या किसी हमारे यहाँ बनारस में घटना घट गई कि एक चर्च में कई लोग घुस गए अंदर, दरवाजा तोड़ के वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। तो ये सब चीजें ना हनुमान चालीसा में कहीं लिखी है, न रामायण में, किसी वेद पुराण में लिखी है कि हम कहीं, और हमारा देश का संविधान पंथनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष है, वो सब धर्मों को समान इज्जत देने के लिए, भावना के साथ काम करने के लिए क्या था। तो अब आप ये कहिए कि नहीं हम ये अच्छी सरकार काम कर रही है, ये कह रहे हैं कि आप हनुमान चालीसा पढ़िए। हनुमान चालीसा पढ़ना अच्छी बात है, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप अच्छी इंजीनियरिंग भी करिए, मेडिकल कॉलेज की भी कैसे बात करिए, आप अच्छी कैसे हम रोग मुक्त उत्तर प्रदेश कर सकें, हमारे अस्पतालों का में कैसे अच्छी फैसिलिटीज हो। आज आप देख लीजिए, लाइट 5 मिनट लाइट जाने की वजह से वेंटिलेटर पे 50 बच्चे मर गए। तो हम इस पे चर्चा नहीं हो पा रही। आज प्रदेश में चर्चा इन सब विषयों पे नहीं है। चर्चा किस बात पे? चर्चा इसी तो बातों पे है कि हनुमान चालीसा कौन पढ़ पा रहा है, कौन रामचरितमानस का पाठ नहीं कर रहे, मुसलमान अजान ऐसे कर रहे हैं, उनका लाउड स्पीकर बज रहा है। तो वही तो करें, आज जो मुख्य मुद्दे उत्तर प्रदेश के कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जैसा मैंने बताया आपको, गंगा जी में हुआ, हर मामले पूरे प्रदेश का कोई एक विभाग बता दीजिए इसमें भ्रष्टाचार नहीं। भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा, लोगों को, नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमारी महिलाएं कैसे आगे बढ़ेंगी, देश में कैसे हमारी तरक्की होगी, उत्तर प्रदेश में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात कर रहे हैं वो कैसे आएगा, जीडीपी कैसे बढ़ेगा प्रदेश में। तो इस पर कोई चर्चा नहीं है। चर्चा हम आप आज भी बैठ रहे हैं, चर्चा इसी बात पे कर रहे हैं कि कैसे अजान में लाउड स्पीकर बजेगा। चर्चा का विषय है, भैया कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं चर्चा का विषय ये हमारे आपके मत, ये क्योंकि प्रपोज्ड विषय है, ये जो है ये गवर्नमेंट चाह रही है चर्चा इसी पे। क्यों आपको नहीं लगता है गवर्नमेंट को हटाइए, अभी बीजेपी को हटाइए और समाजवादी को हटाइए, अभी एक जैसे पर्सनल चीजों पे रख के चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको नहीं लगता है कि जितना जरूरी हमारे लिए पढ़ाई लिखाई है, उतना जरूरी हमारे धर्म के बारे में हम लोगों को जानना भी धर्म? देखिए हमारा धर्म है, हम अपने धर्म के बारे में जानते भी हैं, हमें अपने धर्म पे गर्व भी है, ऐसा नहीं है। मैं हिंदू हूँ, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं दूसरे धर्म का उतना ही सम्मान करता हूँ जितना मैं अपने धर्म का सम्मान करता हूँ, क्योंकि मेरा धर्म ये सिखाता है। मेरा धर्म ये नहीं कहता है कि आप किसी दूसरे धर्म पे जाइए तो पत्थर चलाइए, उसको गाली दीजिए, और कोई धर्म नहीं कहता
तो इस बात को हमें और आपको मानना पड़ेगा और हमें आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और आज फिर मैं कह रहा हूँ कि देश में मुद्दा अगर बनेगा, जिस दिन रोजगार बढ़ेगा, जिस दिन पढ़ाई महंगी होती जा रही है, गवर्नमेंट ने बजट कम कर दिया, पता है आपको कि नहीं पता? शिक्षा में बजट कम कर दिया, शिक्षा में गवर्नमेंट ने बजट कम कर दिया, पढ़ाइयाँ महंगी होती जा रही हैं। डॉक्टर इंजीनियर बनना होगा तो 50 लाख रुपए लग जाएंगे आपके बच्चों को पढ़ने में, हमारे आपके बच्चों को। तो आप समझ लीजिए कि कहाँ से इतना पैसा आएगा। तो आज पढ़ाई महंगी होती जा रही है, नौकरियां उत्तर प्रदेश की सरकार दे रही है, और बात और 5 किलो राशन देके वो चाहती है कि हम सब काम कर ले रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 5 किलो राशन दे देते हैं। तो हमें और आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमें चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, और वो आगे बढ़ने के बाद वो किसी अच्छे मंदिर में बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ें। पढ़ना चाहिए, हम चाहते हैं पढ़ें, हमारे बच्चे पढ़ें, हम खुद पढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ रोजगार भी करें, उसके साथ साथ आगे बढ़े, देश के विकास में, राष्ट्र में सहायक बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने। लेकिन अगर आप, मुझे नहीं लगता कि हमारे कल ही बेरोजगारी की चर्चा हो रही थी। आप समझिए कि हमने मंत्री जी से कहा कि 2018 के बाद कम से कम 25 ऐसी वैकेंसियां जो नहीं आई, और जितने एग्जामिनेशन हुए उसके पेपर लीक हो गए। लीक इसलिए हो गए क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी देना नहीं चाहती है, तो गवर्नमेंट नौकरी देना नहीं चाह रही है और एग्जामिनेशन के पेपर लीक हो रहे हैं। तो आप साथ साथ इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही, हम कह रहे हैं इस पे हम लड़ रहे हैं, और सरकार बात कर रही है हिंदू मुस्लिम में। हम ये कहना चाहते हैं कि आप सिर्फ एक एजेंडा बनाया आपने, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, आप कब बात करेंगे कि हम पढ़ाई सस्ती करेंगे? आज उत्तर प्रदेश का जो बच्चा पैदा हो रहा है उस पे 1.25 लाख रुपए का कर्ज है। कितना कर्ज उत्तर प्रदेश पे, देश पे इतना कर्ज है आज, क्योंकि जो देश पे कर्जा है वो कर्जा बढ़ गया है। अच्छा, आपने कहा कि पेपर लीक हो जाता है क्योंकि सरकार देना नहीं चाहती लोगों को रोजगार। अगर पेपर लीक होता है तो फिर दोबारा पेपर होता भी तो है, पुलिस भर्ती को ले लीजिए आप कितने एग्जामिनेशन लीक हुआ मालूम है? ARO बस कुल मिला के 28 पेपर एग्जामिनेशन हुए थे। 28 एग्जामिनेशन के पेपर लीक हुए उत्तर प्रदेश में। तो 28 एग्जामिनेशन में एक आध को एग्जामिनेशन दोबारा करा लिए, कंडक्ट कराए, भाई सब एक आध को एग्जामिनेशन कराना ही पड़ेगा इतनी दबाव में, लेकिन बाकी सारे एग्जामिनेशन के पेपर लगभग 28 एग्जामिनेशन के उत्तर प्रदेश में, आरओ के बीईओस के, बीडीओस के, बहुत सारे एग्जामिनेशन के पेपर लीक हुए। तो अब ये बताइए कि इन्होंने जो भी काम गवर्नमेंट कर रही है, मैं कहता हूँ गवर्नमेंट नौकरी नहीं देना चाह रही, और वो चाह रही है कि हम आप इसी बात में बात करें कि आने वाली जनरेशन हमारी किसी मंदिर में बैठे और हर घर के आसपास एक मंदिर हो जाए, मंदिर में बैठ के भजन करे, कीर्तन करे और हनुमान चालीसा करे, रामचरितमानस का पाठ करे। वो अच्छी बात है, मैं नहीं कहता नहीं करनी चाहिए, हम भी करेंगे, हम भी सम्मिलित होते हैं, हम भी जाते हैं, हम भी पाठ करते हैं। लेकिन साथ साथ हम ये चाहते हैं कि लोगों को, नौजवानों को रोजगार मिले, पढ़ाई सस्ती हो, चिकित्सा सस्ती हो, स्वास्थ्य और जो है शिक्षा, दो बहुत बड़ा इशू है। आज आप चले जाइएगा, आप किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप चले जाइएगा, अगर आप एक हफ्ता अपने किसी पेरेंट्स का इलाज करा लीजिए, अगर 5 लाख रुपए से कम बिल बन जाएगा तो हमें बताइए। एक हफ्ते में आप किसी प्राइवेट स्कूल में चले जाइए, 5,000-10,000 रुपए महीने से कम फीस कहीं हो तो हमें बता दीजिए। उसके अलावा एक्स्ट्रा फीस अलग से, वो कोई कल्चरल फीस और ये फीस जो घटा कितना ले लेते हैं। तो आम आदमी गरीब जो 10,000, 8,000, 12,000, 15,000 महीना कमा रहा है, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? मैं आपको बताऊँ, अच्छे स्कूलों में। तो इस पे चर्चा कब होगी? मैं चाहता हूँ इस पे भी चर्चा हो कभी। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनकी फीस आज आसमान पे है, सामान्य परिवार का आदमी अपना आधा पेट खा के कि मैं कम खाऊं, उसकी माँ सोचती है कि हम अपने से झाड़ू पोछा घर में करने, नौकरानी नहीं रखेंगे क्योंकि रख लेंगे तो उसको हमको 2-3 हज़ार देना पड़ेगा, वो पैसा बच जाएगा तो शायद मैं अपने बच्चे की स्कूल फीस दे दूंगी, मैं उसमें बच्चों को पढ़ा लेंगे, अच्छी किताबें दिला देंगे, हो सकता है उसको लैपटॉप दिला दे, कंप्यूटर दिला दे। आज आम आदमी जो है वही सोच रहा है। तो गवर्नमेंट की इसमें सोच कभी नहीं आई कि स्कूल की फीस हम कर दें एक। भाई आप पूरे देश में स्कूल में जितने भी हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ आगे पीछे भले कर लो, लेकिन आप फीस लगभग एक रहनी चाहिए। इतनी ज्यादा फीस 10,000, 20,000 रुपए महीने की फीस है बच्चों की, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। आज अस्पतालों को देख लीजिए, वही दवाई अस्पताल में जो आपको 500 रुपए की मिल रही है वो बाहर 30 रुपए की मिल रही है। जो इंजेक्शन वहाँ 1,000 का मिल रहा है, बाहर 100 रुपए का मिल रहा है, और जो जांच वहां पर 10,000 की हो रही है वो बाहर 2,000 की हो रही है। तो आप ये समझिए कि इतना कंट्राडिक्शन है इतनी चीजों को लेकर। तो कभी गवर्नमेंट इसमें नहीं कहती। हमें नहीं लगता कि आप लोगों ने भी चर्चा इस बात पे की होगी कि हमको चर्चा इस बात पे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बताइए कि आज हॉस्पिटल्स में कोई चला जाएगा
और वो जब निकलेगा तो हो सकता है उसका जेवर बिक जाए, सामान्य आदमी का जेवर बिक जाए, उसका हो सकता है जमीन बिक जाए इलाज कराने में, उसके बाद भी पेशेंट बचे या नहीं बचे को गारंटी नहीं। तो हमें और आपको मैं भी चाहता हूँ कि हम सब लोग जो जिस धर्म का है उस धर्म के प्रति उसमें उसकी आस्था हो, और सभी धर्मों में हमारी आस्था है, ये नहीं कहते। और मैं खुद हिंदू हूँ, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं साथ साथ मैं एक भारतीय भी हूँ और एक मैंने भारत का नागरिक हूँ। मेरी जिम्मेदारी है कि हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, जो मेरे संविधान में लिखा हुआ है। तो संविधान के हिसाब से हम सब धर्म को सम्मान देते हैं, और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि बात जब भी हो तो हम कैसे आगे बढ़े इस पे चर्चा होनी चाहिए। हम इस पे चर्चा करें कि नहीं, आप तो जैसा आप कह रहे हैं कि अब तो हनुमान चालीसा पढ़ने लगे तो बड़ा अच्छी चीज हो गई, अच्छी चीज हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, लेकिन साथ साथ इस बात में चर्चा होनी चाहिए कि स्कूल की फीसेस कैसे कम हो, कैसे हॉस्पिटल्स के जो इलाज की फीस है वो कैसे कम हो, इस सब पे चर्चा होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट नहीं करना चाह रही है। क्योंकि पूंजीपतियों की गवर्नमेंट है, पूंजीपतियों के विद्यालय हैं, पूंजीपतियों के हॉस्पिटल्स हैं, उससे उसको पैसा मिल रहा है, उन्हीं के पैसे से आज गवर्नमेंट चल रही है। अच्छा, योगी सरकार जो है वो समाजवादी पार्टी पे हमेशा आरोप लगाती है कि ये, जैसे मैंने पहले भी बोला था अभी भी बोला, ये गुंडे माफियाओं की सरकार है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है कि अब दिक्कत की बात पता है क्या है, दिक्कत की बात ये है कि जो खुद जिस पे गिरे मुकदमे हो दूसरे पे गए कि वो, अच्छा आप समझिए उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो अब ये बात हम कैसे कहें ना, तो आप समझदार है कि जो लोग खट्टी भी नहीं कहते हैं सर, अपनी दही कोई करता है खट्टा, वही मैं कह रहा हूँ, अपनी दही खट्टी नहीं कह रहे, खुद देखना चाहिए उनको कि उन पे कितने मुकदमे हैं। पहले अपने मुकदमे देख लें और उसके बाद तय कर लें कि दूसरी पार्टी में कितने गुंडे हैं। आज सबसे ज्यादा मैंने कहा अपराध बढ़ गया उत्तर प्रदेश में, कर कौन रहा है अपराध और किसके संरक्षण में अपराध हो रहा है? आप मेरी बात सुनिए, अपराध बढ़ गया। आज आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने एंटी भूमाफिया एक्ट लाया है, कितने लोगों पे लगा, कहीं नहीं लगा। आज इन्होंने कहा कि हम वो मिशन कौन सा, वो मजनू या कौन सा था वो चलाएंगे, एंटी रोमियो साइड के लिए। हाँ, एंटी रोमियो स्क्वाड कहाँ इनका काम कर रहा है हमें ये बता दीजिए, कहीं आपको दिखता होगा? शुरुआत में था, आप तो खुद आप समझ सकते होंगे। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि वो सारी चीजें उत्तर प्रदेश में दिखावा बहुत है, बातें बड़ी बड़ी हैं और काम अंदर कुछ भी नहीं। अपराध को कहा आपने कि बहुत अपराध है, तो आपने कभी किसी सरकार में आपने देखा था कि मतलब अपराधी तख्तियां लेकर के थाने जाते हैं सरेंडर करने के लिए, इस तरह का डर, इस तरह का खौफ उनके अंदर, अपराधियों के अंदर? ऐसा है, ये सब सारी चीजें ना प्रायोजित हैं, मैं आपको बता दूं, बहुत सारी चीजें प्रायोजित होती हैं और वो इसलिए की जाती है प्रायोजित तरीके से कि लोगों को लगे कि नहीं भाई गवर्नमेंट कह तो रहे हैं कि जितना ढोल बीत रहे हैं, ढोल के अंदर पोल है, उसके अंदर कुछ है नहीं। हम लोग तो बहुत पास से देख रहे हैं कि जितना ये गवर्नमेंट कहती है बस कुछ है ही नहीं। और जितना कह तो रहा हूँ मैंने, अपराध और संरक्षण देने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं आपको बता दूं कि जितना ज्यादा, क्योंकि ऑन द रिकॉर्ड मैं बहुत सारी चीजें इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि बहुत सारे एविडेंस में दे नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरी जानकारी में जो चीजें हैं, इतने ज्यादा अपराध इस स्तर पे हो रहे हैं कि वो ऑन द रिकॉर्ड नहीं कहा जा सकता। इतने अपराध भारतीय जनता पार्टी की बड़े नेता करा रहे, तो इसलिए नेताओं के हमें ऐसा लग रहा है कि और खुद जिन पे ज्यादा मुकदमे हैं, कौन कौन किस किस पदों पे है, तो वो हमें कहने की आवश्यकता नहीं, वो तो आप भी समझदार हैं, आप जानती हैं, हमको भी नहीं। अच्छा, अखिलेश यादव भी बहुत हिंदुत्व की बात करते हैं, कहते हैं कि मैं भगवान को मानता हूँ, लेकिन अभी तक वो अयोध्या क्यों नहीं गए? इसलिए कि जो राम मंदिर बना है वो इस सरकार में बना है, बीजेपी सरकार में बना है। पहली चीज आप जान लीजिए कि राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं बनाया। मैंने क्या कहा? मेरी बात मैं आपको आपके माध्यम से मैं आम जनता को बताना चाहता हूँ कि ये बात हम सबको जान लेना चाहिए कि राम मंदिर जो बना वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं बनाया, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना और वहां के जो ट्रस्ट के लोग थे उन लोगों ने बनाया। पहली चीज। दूसरी बड़ी चीज, इस बात की चर्चा कभी नहीं हो रही है कि 2024 का इलेक्शन हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री जी रामलला के दर्शन करने नहीं गए। उसके बाद इस बात की भी चर्चा नहीं हो रही कि हर जो रैलियों में जय श्री राम के नारे शुरुआत करते थे, अब जय श्री राम के नारे दोबारा आपने कल प्रधानमंत्री जी के मुंह से सुने होंगे 24 के बाद, तो वो हमें बता रहे इलेक्शन के बाद, तो इलेक्शन के बाद से वो नारे देना बंद कर दिया। तो भगवान का जो है व्यवसायीकरण कौन कर रहा है, हमें और आपको सोचना होगा। वहीं आदरणीय अखिलेश यादव जी की आप बात करें, उन्होंने हमारे नेता ने कहा कि हम जाएंगे दर्शन करने, पहले स्वयं एक मंदिर बने। हमें लग रहा है कि
एक समय जब हुआ करता था सतयुग में कि राजा लोग मंदिर बनवाया करते थे या उस जमाने के लोग मंदिर बनवाया करते थे। आज आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक भव्य मंदिर का निर्माण करा है इटावा में। अच्छा, लोकसभा में जब इलेक्शन हुआ था तो समाजवादी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन था, लेकिन उपचुनाव में समाजवादी पार्टी मुंह के बल गिरी, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि लोकसभा का जो चुनाव था, लोकसभा के चुनाव में पूरे प्रदेश ने और देश ने देखा कि समाजवादी पार्टी का शानदार प्रदर्शन रहा और समाजवादी पार्टी प्रदेश में लोकसभा में नंबर 1 की पार्टी और देश में नंबर 3 पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, थर्ड लार्जेस्ट पार्टी बनी। जी। और उपचुनाव क्योंकि सरकार का होता है और सरकार की खुली गुंडई पे जहां ईवीएम, जहां लोगों को घर से निकलने नहीं दिया, वीडियोज आपके पास होंगे कि दरोगा माने महिलाओं को पिस्टल लेके दौड़ा रहे हैं कि नहीं वोट देने जाना है, लाठियों से पीटा जा रहा है वोट देने जाने से पहले। तो जहां लगा कि ये समाजवादी पार्टी के मतदाता हैं तो उनको घर से निकलने नहीं दिया और फर्जी वोट डलवा के जबरदस्ती चुनाव जिताने का काम किया। मैंने एकदम खुला, एकदम गुंडई, एकदम खुला, अब क्या बताया जाए उसको, इतने गलत तरीके से चुनाव हुआ। ये पूरा ये चुनाव तो समझिए कि हमें ऐसा लग रहा है कि इतिहास में इतना गलत तरीके से इलेक्शन कभी नहीं हुआ था जितना इस समय उत्तर प्रदेश में हो रहा है। पूरा खुली गुंडई चल रही है, गुंडई से इलेक्शन का। तो इसीलिए ये परिणाम आए, नहीं परिणाम कोई दूसरे आए होते। गुंडई से तो लोकसभा का भी चुनाव जीत सकते थे। देखिए, लोकसभा का चुनाव होता है और जब विधानसभा के चुनाव होते हैं, आम चुनाव, तो चुनाव आयोग और जो अधिकारी होते हैं वो चुनाव आयोग से गवर्नर होते हैं, वो उसके दबाव में होते हैं। और जब स्टेट के जो उपचुनाव होते हैं उसमें सारा कंट्रोल उपचुनाव में गवर्नमेंट का होता है, शुरू से रहा है। ऐसा नहीं कि हमारी इस गवर्नमेंट में रहा है, हर गवर्नमेंट में ऐसा होता है, लेकिन उसका उपयोग कोई कितना करता है ये उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, अधिकारियों का आपने लिया, अखिलेश जी अधिकारियों को भी बोलते हैं कि नौकरी छोड़कर सपा ज्वाइन कर लेना चाहिए। नहीं, नौकरी छोड़ के सपा ज्वाइन कर लेना। हाँ, अखिलेश यादव का बयान है, आप देखिए। वो कहते हैं कि इस तरह से नौकरी करने से बढ़िया है कि आप सपा आइए, लाल टोपी पहनिए और सपा ज्वाइन करिए। जो अच्छे अधिकारी होंगे, जो अच्छा काम करते होंगे, देश की सेवा करना चाहिए, उनको समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना चाहिए। और जो भ्रष्टाचार के आकंठ तक डूबे अधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी में, इस समय कई लोग वीआरएस लेके पहुंच ही गए हैं, कई लोग प्रदेश जो अपना कई प्रदेश को बेच के आए वो फिर उत्तर प्रदेश बेचने आ गए, और साथ साथ कई आईएएस आईपीएस अधिकारी जो नौकरी छोड़ के इसमें भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए। कोई विधायक, कोई सांसद, कोई मंत्री बन के बैठा ही हुआ है। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन पे क्या कहना चाहते हैं? वन नेशन वन इलेक्शन में यही कहना चाहते हैं कि जो प्रदेश, जो देश में चुनाव नहीं करा पा रहे एक साथ, अभी आप समझ लीजिए कि जो इलेक्शन होना था ये उपचुनाव ही डेट बढ़ा दी, उसकी 1 हफ्ता डेट बढ़ गई। आपको मालूम है इलेक्शन जो होने थे उपचुनाव जी, उसकी डेट 1 हफ्ता बढ़ गई थी, 13 को होने थे 20 को हुए जी। तो 1 हफ्ता डेट बढ़ा दी। तो जो एक बार में 8 इलेक्शन नहीं करा पा रहा है, 10 इलेक्शन नहीं करा पा रहा है, 10 वो पूरे देश के इलेक्शन कैसे कराएंगे? अच्छा, इनके पास जो मैकेनिज्म है, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। वो एक बार में 7 चरणों में, 8 चरणों में उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, एक साथ 3-4 प्रदेश का चुनाव नहीं करा पा रहे, वो एक साथ पूरे देश का चुनाव कैसे कराएंगे? तो कई चीजें ऐसी होती हैं। अब वो लोग ऐसे बात कर रहे हैं जो वन नेशन वन टैक्स की बात कर रहे थे, जीएसटी, लेकिन आप देखिए आज पेट्रोल डीजल जीएसटी से ऊपर, उसमें जीएसटी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? जीएसटी लग जाएगा तो जो 100 रुपए का पेट्रोल वो 40 रुपए का हो जाएगा। भाई जीएसटी लग जाएगा तो वो 100 रुपए का पेट्रोल आज 40 रुपए का हो जाएगा, 90 रुपए का डीजल आज 30 रुपए का हो जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट पे जीएसटी लगा रही है। तो आप अपने हिसाब से सारा गवर्नमेंट काम कर रही है। जहां कह तो कुछ रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन वो उसका मैकेनिज्म भी उनका जो है फेलियर है, वो हो भी नहीं सकता, वो पॉसिबल भी नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ के अलायंस पार्टनर ने भी नहीं वोट दिया उनको, और आज वो जेपीसी में चला गया। मायावती जी को लेकर के आपकी क्या राय है? क्योंकि देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं बसपा उत्तर प्रदेश से खो गई है। देखिए, मायावती जी के बारे में मैं इसलिए कोई टिप्पणी करूंगा, वो 3 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं और हम एक इलेक्शन में अलायंस भी रहा है, मैंने उनको करीब से देखा भी है। और लेकिन आज मायावती जी जो विचारधारा थी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, काशीराम जी की जो सोच थी, उस सोच पे मायावती जी काम नहीं कर पा रही, और उनको ऐसे लोगों ने घेर लिया है कि वो मायावती जी का जो सोच थी, जो स्वभाव था, जो करना चाहती थी, वो कुछ नहीं कर पा रही। और आप देखिएगा बीजेपी बीएसपी से जो भी लीडर्स थे और जिन लोगों ने लगातार बीएसपी को आगे बढ़ाने का काम किया था, वो सारे लोग टूट के समाजवादी पार्टी में जुड़ गए। और काशीराम जी को और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपने को साकार करने के लिए कोई अगर सड़क से लेकर सड़क तक लड़ने का काम कर रहा है
तो आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, और अखिलेश यादव जी ही संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और कांशीराम जी के सपने को साकार करने के लिए आज सब जगह लड़ने का काम कर रहे हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी। तो आज जो भी लोग थे जो पीडीए की बात आदरणीय अखिलेश यादव जी करते हैं, तो इसीलिए करते हैं कि जो पीडीए समाज के लोग हैं वो लोग कैसे जुड़े और कैसे इस उत्तर प्रदेश की सरकार को बदलें और प्रदेश में खुशहाली का माहौल बने। ठीक। अच्छा सर, आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे मतलब जिसका आपको उत्तर देना ही देना है। मतलब समाजवादी पार्टी को हटाएं तो आप किस नेता को पसंद करना चाहेंगे? मतलब आपके नजर में कौन सा नेता बहुत बढ़िया है? बीजेपी का किसी एक नेता का नाम बताइए जो अच्छा लगता है आपको। बड़े नेताओं को भी ले सकते हैं, कोई वो नहीं है। बीजेपी का कोई नेता ऐसा नहीं है जो हमें अच्छा लगता है आपको? मुझे नहीं, कोई तो एक होगा ना जिसके कार्य अच्छे लगते होंगे, किसी एक को बताना है आप जो आपको अच्छा लगता है। ये तो कोई ऐसा नेता है नहीं मेरे जानकारी बीजेपी का जो अच्छा हो, मुझे अच्छा लगता हो। अच्छा, फ्यूचर में आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी देखना चाहते हैं अखिलेश यादव को हटा करके? अखिलेश यादव जी को हटाकर तो उत्तर प्रदेश के विकास की तस्वीर ही नहीं बन पाएगी। तो उत्तर प्रदेश का विकास तभी होगा जो अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। नहीं, उनके अलावा भी तो कोई हो सकता है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कोई विकल्प कभी भविष्य में आएगा तो सोचा जाएगा, अभी उनका कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, ब्रिजेश पाठक और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी में दोनों लोगों में से कौन अच्छा है? अब ये मत बोलिएगा कि नहीं अच्छे हैं, सब नहीं, किसी एक को बताना है। क्या तो रहे जो हाल माननीय मुख्यमंत्री जी का है वही माननीय मुख्यमंत्री जी का है, तो वही हाल है। अब क्या बताएं अच्छा कौन है? थोड़ा कुछ किसी में तो कुछ तो अच्छाई दिखती होगी। नहीं, अच्छाई हमें दिखती नहीं। मैं कह तो रहा हूँ कि लगातार आप समझिए माननीय मुख्यमंत्री जी हैं तो अपने विभागों में जो चीजें चल रही हैं वही मुख्यमंत्री जी के विभागों में चीजें चल रही हैं। कोई ऐसा नया काम उन लोगों ने किया नहीं जिससे उनकी तारीफ हम करें कि नहीं बहुत अच्छा काम इन्होंने किया इसलिए इनकी हम तारीफ करते हैं। कोई तारीफ वाला एक काम नहीं किया किसी ने। अच्छा, मोदी जी के बाद आप प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? माननीय अखिलेश यादव जी को देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, लेकिन इनको प्रधानमंत्री का दावेदार तो नहीं माना जाता है। ऐसा है माननीय अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री स्वयं अभी तक खुद कहा उन्होंने कि मैं इस रेस में नहीं हूँ, लेकिन उनसे अच्छा कोई नेता नहीं है, उनसे बड़ा विजनरी कोई नेता नहीं है जो पूरे देश में इतने अच्छे विजन से सोच से काम कर सके। तो अगर मुझे लगता है कि भविष्य में अगर प्रधानमंत्री की रेस में कोई रहेगा तो अखिलेश यादव सबसे ऊपर आएंगे। सबसे ऊपर? लेकिन अभी तो राहुल गांधी चल रहे हैं। वो कांग्रेस की बात है तो गठबंधन में अब जो भी कर रहे हैं नेता का। अच्छा, बीजे आपको क्या लगता है? हमें बनाना हो तो चाहेंगे अखिलेश जी। नहीं, वो तो हम भी, वो तो कोई भी जो भी किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता तो वही चाहेगा ना कि जो उनके मुखिया है वही प्रधानमंत्री बने, वही सबसे ऊपर रहे। जैसे कि हम भी चाहते हैं कि हमारा उसका कारण है ना, मैं कारण के साथ बता रहा हूँ कि जो विजन है अखिलेश जी का, जो प्रदेश का विकास किया, जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया प्रदेश में, वो पूरे देश में डेवलप होगा उनके बनने से और देश का बहुत विकास होगा। अच्छा, हिंदू राष्ट्र अगर भारत बनता है तो सही है कि गलत है? देखिए, जिस दिन हिंदू राष्ट्र की आप बात कर रहे हैं इसका मतलब कि आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पे विश्वास नहीं है। आप देश के संविधान को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि भारत ऐसा राष्ट्र है जिसमें सभी धर्मों को समान सम्मान मिलने की बात कही गई है हमारे संविधान में। सबको समान अधिकार, सबको समान सम्मान मिलना चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र की बात को मैं चाहता हूँ कि ये कोई विषय नहीं है, ये तो संविधान के खिलाफ हो जाएगी। अच्छा, भविष्य में अगर किसी को प्रधानमंत्री, इन दो लोगों में से अगर किसी को प्रधानमंत्री बनाया जाए तो कैसा रहेगा? एक अमित शाह है और एक योगी आदित्यनाथ है। इन दोनों में से आप किसको चाहेंगे कि प्रधान? ये नहीं कहना है कि किसी को नहीं। देखिए, अगर देश का विकास चाहते हैं तो इनमें से तो कोई नहीं बनना चाहिए। बनना चाहिए तो अखिलेश यादव जी बन जाएंगे। नहीं, सर अगर बनना चाहिए तो मतलब एक ऑप्शन है आपके पास कि इन दोनों में से किसी एक को बनना ही बनना है, तो आप किसको चाहेंगे कि बने? हम तो चाहेंगे इन दोनों में से कोई ना बने। नहीं, यही तो नहीं बताना है। किसी एक का नाम ले लीजिए, अमित शाह या फिर किसी का नाम ले लीजिए ना। नहीं लेंगे। बने रहें न्यूज़स्टार 7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।